आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 7th की सिविक्स में चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग अपने सिविक्स में चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। चैप्टर का पहले मतलब समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोगों को ये पढ़ना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है हेल्थ को लेकर। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य को लेकर। जैसे आप देखते होंगे पहले चलता था गांवों में वो पोलियो वाला सिस्टम, है ना। शहरों में भी चलता है वो पोलियो जो पिलाया जाता था, पोलियो का ड्रॉप, वो हो गया। फिर से सरकारी हॉस्पिटल हो गया, है ना, दवाई का दुकान हो गया। तो जितने भी चीज़ें स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, हेल्थ से जुड़ा हुआ है, इनको लेकर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का काम क्या है और क्या होना चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा हेल्थ के ऊपर रहेगा कि सरकारी हॉस्पिटल का कंडीशन कैसा है ना, सरकार उसको सुधारने के लिए क्या कर रही है, सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा कहने का मतलब है कि ये चैप्टर हमारा हेल्थ के ऊपर ही होने वाला है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या होता है समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं हेल्थ को लेकर और हेल्थ के बारे में ही पता नहीं रहेगा तो फिर कैसे समझ में आएगा। तो पहले समझते हैं कि हेल्थ होता क्या है। देखो, हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। इसका सिंपल सा मतलब है, हेल्थ का मतलब है कि यदि आपको कोई बीमारी नहीं है, यदि आपको किसी प्रकार का इंजरी नहीं है, इंजरी मतलब घाव नहीं है, चोट नहीं है, आप बीमार नहीं है, सर्दी खांसी बुखार नहीं है, इसका मतलब आप बिल्कुल हेल्थ हैं, मतलब आप हेल्दी हैं तरीके से। हेल्थ का सिंपल से मतलब है कि आप किसी भी प्रकार से बीमार या कमज़ोर नहीं हैं तो आप हेल्दी हैं, सिंपल, यही हमारा हेल्थ कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप लगातार महीने में 3-4 बार बीमार पड़ जाते हैं, तो क्या आप हेल्थ हैं, मतलब क्या आप हेल्दी हैं? नहीं है। तो हेल्थ का सिंपल सा मतलब हो गया आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का इंजरी, किसी प्रकार का बीमारी का ना होना, वही हमारा कहलाएगा हेल्थ। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रही है बात? वही इसमें है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हम लोग एक ले लेते हैं, इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। इसका सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए यदि आपको पीने का साफ पानी मिल रहा है, रहने के लिए एक साफ वातावरण मिल रहा है, खाने के लिए अच्छा खाना मिल रहा है, इसका मतलब है कि आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन वही है जहाँ पे आपको पीने का पानी भी गंदा मिल रहा है, खाने का खाना भी बढ़िया से नहीं मिल पा रहा है, रहने के लिए एक अच्छा सा वातावरण भी नहीं है, हमेशा पोल्यूशन ही रहता है वहाँ पे, तो क्या आप हेल्दी कहलाएंगे? कभी नहीं कहलाएंगे। सिंपल सा मतलब यहाँ ये है कि यदि आपके आसपास पीने का पानी साफ है, खाने के लिए खाना बढ़िया है, रहने के लिए साफ वातावरण है, आप बीमार नहीं पड़ते हैं, किसी प्रकार का इंजरी आपके बॉडी में नहीं है, इसका मतलब है कि आप पूरी तरीके से एक हेल्दी आदमी हैं, एक बिल्कुल हेल्दी आदमी है जो कि जल्दी बीमार भी नहीं पड़ रहा है, खाने का भी सब कुछ अच्छा है, इन्वायरमेंट भी एकदम बिल्कुल साफ है, साफ हवा है, साफ पानी है, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं। और जिनके पास ये सब नहीं है वो अनहेल्दी है, वो जल्दी बीमार पड़ता है ना। आगे, ऑन द अदर हैंड इफ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशन दे विल बी प्रोन टू इलनेस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक और यहाँ पे यदि बात करें, जैसे मान लीजिए किसी को खाने का सही से खाना नहीं मिल पा रहा है, या फिर पीने का पानी सही से नहीं मिल पा रहा है, रहने के लिए जहाँ वो रह रहा है ज़्यादातर वहाँ पे पोल्यूशन फैला रहता है, तो ज़्यादा चांस है कि वहाँ का लोग ज़्यादातर क्या पड़ेगा, बीमार पड़ेगा। जैसे आपको ना कि एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए एक ऐसा सोसाइटी है जहाँ पे पीने का साफ पानी है, लगभग खाने का खाना भी ठीक ठाक मिल जाता है ना, एक साफ वातावरण है, तो वहाँ के बच्चे बहुत कम बीमार पड़ेंगे। लेकिन वही एक ऐसा जगह है जो कि खुला नाला है,
चारों तरफ झोपड़ी बने हुए हैं, पीने का पानी नहीं है साफ, खाने के लिए साफ खाना नहीं है, पोल्यूशन भरा हुआ है, तो वहाँ के बच्चे बीमार ज़्यादा पड़ेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा एक तरीके से इंट्रोडक्शन, और जिसमें आपने समझा हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ का सिंपल सा मतलब है कि यदि आप बीमार कम पड़ते हैं, आपके बॉडी में इंजरी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल एक हेल्थ इंसान हैं, मतलब आप एक हेल्दी इंसान हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और यदि कोई पूछे कि बताओ किस प्रकार के बच्चे बीमार सबसे ज़्यादा पड़ते हैं, तो सिंपल से बताइएगा, जिनके पास पीने का साफ पानी नहीं होगा, खाने का बढ़िया खाना नहीं होगा, है ना, एक साफ वातावरण नहीं होगा, उस प्रकार के बच्चे बीमार ज़्यादा पड़ेंगे। लेकिन जहाँ पे पीने का साफ पानी है, खाना बढ़िया है, एक साफ वातावरण है, रहने के लिए अच्छा घर है, तो वहाँ के बच्चे बीमार बहुत ही कम पड़ते हैं, है ना। चलिए, ये हो गया हमारा एक तरीके से आप इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, और जिसमें आपने हेल्थ का मतलब भी समझ लिया। ठीक है, अगला है हमारा हेल्थ केयर इन इंडिया। चलिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इंडिया के अंदर हेल्थ केयर का क्या सिस्टम है, क्या कंडीशन है। और हेल्थ केयर का सिंपल सा मतलब भाई, इसमें सारे हॉस्पिटल वगैरह सब आ जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज हेल्थ केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc. that can provide the required care and services that patients need। देखो, यदि आप चाहते हैं कि बीमारी हमसे बहुत दूर रहे, या फिर कई बार यदि हम लोग बीमार पड़ भी जाएं तो बड़ा जल्दी यदि ठीक हो जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ चीज़ों का होना आपके आसपास बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बहुत मतलब बहुत ज़रूरी है। सिंपल सा कहने का मतलब है कि यदि आप चाहते हैं कि एक हेल्दी जीवन जिया जाए, एक हेल्दी लाइफ जिया जाए, या फिर गलती से बीमार पड़ भी जाए, तो कुछ चीज़ों का आपके आसपास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जल्दी से ठीक हो सके और दोबारा एक हेल्दी लाइफ जी सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सच एज हेल्थ सेंटर। जैसे हेल्थ सेंटर का मतलब होता है, जैसे आप गांव में जाओगे ना, जैसे शहरों में तो आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल दिख जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल। जैसे हम लोग अपने पटना का बात करें तो पटना का 3-4 हॉस्पिटल जो कि बहुत बड़े हैं और सरकारी हॉस्पिटल हैं। जैसे आपका पहला PMCH हो गया, उसके बाद एम्स हो गया, उसके बाद IGIMS हो गया, है ना। ये सब कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं पटना के जो कि बड़े हॉस्पिटल हैं। लेकिन जैसे आप गांव जाओगे तो गांव में ना आपको ज़्यादा बड़ा बड़ा हॉस्पिटल नहीं देखने को मिलता है, लेकिन गांव में दिखता क्या है फिर, हेल्थ सेंटर। छोटा छोटा रूम बना हुआ रहेगा, मतलब छोटे बिल्डिंग होंगे, उस बिल्डिंग में, उसी बिल्डिंग में पूरा इलाज चलेगा, सर्दी का, खांसी का, बुखार का, सब का लगभग आपको दवाई वहाँ पे मिल जाता है। तो गाँव में आप देखोगे तो हॉस्पिटल कम होते हैं, हेल्थ सेंटर ज़्यादा होते हैं। समझिए ध्यान से, हॉस्पिटल अलग होता है, हेल्थ सेंटर अलग होता है। हॉस्पिटल बहुत बड़ा होता है, जहाँ पे एक बार में आप 300-400 लोगों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन हेल्थ सेंटर बहुत छोटा होता है, जहाँ पे 10-20 लोगों का इलाज हो सकता है। जैसे गांव में यदि आप जाओगे तो गांव में बड़े आपको हॉस्पिटल नहीं दिखते हैं, क्या दिखते हैं, हेल्थ सेंटर दिखता है, जहाँ पे छोटा मोटा बीमारी का आपको समाधान मिलता है। जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, ये सब हो गया है, घाव हो गया है ना, ये सब हो गया तो आपको दवाई वहीं पे मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए भयंकर एक्सीडेंट हो गया, आपका ब्रेन हैमरेज हो गया, कैंसर हो गया, ये सब हो गया, तो आपको हॉस्पिटल ही आना पड़ेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि एक हेल्दी लाइफ जिए और यदि बीमार पड़े तो बहुत जल्दी से हमारा इलाज हो जाए, तो सबसे पहले यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव में क्या होना चाहिए, हेल्थ सेंटर होना चाहिए, ताकि तुरंत इसका इलाज वहीं पे हो जाए, है ना। छोटे मोटे इलाज के लिए शहर ना आना पड़े, छोटे मोटे इलाज का जो इलाज है वो वहीं पे हो जाए। दूसरा क्या है, हॉस्पिटल होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सारे प्रकार के समस्याओं का समाधान हेल्थ सेंटर में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जैसे किसी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया, किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया, किसी को कैंसर हो गया, क्या लगता है आपको इसका इलाज हेल्थ सेंटर में हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो होता बहुत छोटा है और वहाँ पे एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं होते उतने सारे। तो पहला क्या होना चाहिए, गांव लेवल पे हेल्थ सेंटर होना चाहिए। उसके बाद यदि हॉस्पिटल हो जाए गांव में तो और बढ़िया है, लेकिन शहर में तो हॉस्पिटल का होना कंपलसरी है, होना ही चाहिए। जैसे अपना पटना देखो, इस पटने में, इस एक पटना जिला हमारा, जिसमें 3 बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं,
PMCH जो कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है, IGIMS, एम्स, ये 3 बड़े बड़े हॉस्पिटल आपको पटना में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगला है लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग। बहुत सारे टेस्ट हम लोग करवाते हैं, है ना, CT स्कैन करवाते हैं, पता नहीं किस किस प्रकार का टेस्ट होता है, उसके लिए क्या होना चाहिए, लेबोरेटरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेस्ट करवा रहे हैं कहीं और, इलाज करवा रहे हैं कहीं और, दवाई ले रहे हैं कहीं और, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेबोरेटरी भी हमारे पास होना चाहिए, यानी कि जांच घर भी हमारे पास होना चाहिए किसी प्रकार का जांच करवाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, एम्बुलेंस का सुविधा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमारी से लड़ रहा है, उसके पास एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं पाएगा, तो बताओ क्या किसी काम का हेल्थ सेंटर या फिर हॉस्पिटल रहा, किसी काम का नहीं। तो एक एम्बुलेंस का भी होना बहुत ज़्यादा, मतलब एक नहीं बल्कि एम्बुलेंस सर्विस का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद ब्लड बैंक, कई बार एक्सीडेंट इतना खतरनाक होता है कि खून का ज़रूरत, यानी कि ब्लड का ज़रूरत इमीडिएटली पड़ जाता है, बहुत जल्दी पड़ जाता है। तो ब्लड बैंक भी होना चाहिए जहाँ पे उनको इजिली ब्लड मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, एटसेट्रा, दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट्स नीड। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको यदि समय पे मिल जाए, जो कि यदि समय पे मिल जाए तो किसी एक इंसान का जान बच सकता है। समझ आ रही है बात? तो एम्बुलेंस का होना, लेबोरेटरीज का होना, हॉस्पिटल का होना, हेल्थ सेंटर का होना, ब्लड बैंक का होना, इन सभी चीज़ों का होने से एक आम इंसान को बीमारी से बचाया जा सकता है और उनका जान भी बचाया जा सकता है। ठीक है, अगला, इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज वी नीड हेल्थ वर्कर्स, nurses, qualified doctors and other health professionals who can advise, diagnose and treat illness। अब बताइए, आपको इतने बड़े लेवल पे हॉस्पिटल चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, ब्लड बैंक चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए आपको भारी मात्रा में, यानी कि बड़े लेवल पे आपको हेल्थ वर्कर भी चाहिए होगा? क्या बिना वर्कर का ये सब हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो हेल्थ वर्कर भी चाहिए होगा, नर्स चाहिए होगा, है ना, क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए होगा। ऐसा डॉक्टर नहीं जो इलाज किए और पेट में ही कैंची छोड़ दिए, ऐसा नहीं। ऐसा हुआ है कई बार, ऐसा कई बार हुआ है, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं होते हैं, इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और पेट में कैंची छोड़ देते हैं और पूरा ऑपरेशन हो जाता है। बाद में पता चलता है कि अरे यार कैंची निकालना तो भूल ही गए थे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इतने बड़े लेवल पे आपको यदि हेल्थ फैसिलिटी मतलब हेल्थ केयर सिस्टम को ऑपरेट करना है तो बड़े लेवल पे आपको वर्कर चाहिए होगा, नर्स चाहिए होगा, क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए होगा और साथ ही साथ ऐसे प्रोफेशनल चाहिए होगा जो समय समय पे एडवाइस दे सके, डायग्नोस कर सके। डायग्नोस का मतलब हो गया यदि ज़रूरत है तो स्पेशल फैसिलिटी भी उसको प्रोवाइड किया जा सके। आप देखते होंगे कई बार यदि कोई भयंकर समस्या हो जाता है तो डॉक्टर अलग अलग जगह से भी आते हैं। हमारे पटना में भी ऐसे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहाँ पे यदि उसका इलाज नहीं हो पाता है तो वो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर कहाँ से बुलाते हैं? बैंगलोर से, चेन्नई से, दिल्ली से, पुणे से, महाराष्ट्र से, इधर इधर से डॉक्टर बुलाते हैं, क्योंकि हर जगह पे उतना एक्सपीरियंस डॉक्टर आज भी नहीं है। समझ आ रही है बात? उसी प्रकार से अगला, वी ऑल्सो नीड दी मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स। अच्छा एक बात बताइए, क्या केवल सर्जरी कर देना ही काफ़ी होता है क्या? नहीं, उसके बाद दवाई भी तो चाहिए होता है उसको। तो प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर इक्विपमेंट का मतलब अलग अलग प्रकार के सामान यदि उसको ज़रूरत है ठीक होने में तो वो चाहिए उसको। इन सभी चीज़ों का भी होना समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आगे, इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। और इस मामले में हमारा इंडिया फिलहाल ठीक है। मतलब इंडिया का जिस प्रकार का पॉपुलेशन है उस हिसाब से इंडिया में डॉक्टर का नंबर भी ठीक है, यहाँ पे क्लिनिक भी ठीक है और यहाँ के हॉस्पिटल के नंबर भी ठीक है। लेकिन क्या इतने से काम चल जाएगा बताइए? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ टच करने वाला है और इस हिसाब से यहाँ पे डॉक्टर भी क्या होने चाहिए? ज़्यादा होने चाहिए, हॉस्पिटल भी होने चाहिए ज़्यादा, क्लिनिक भी ज़्यादा होने चाहिए और दवाई के दुकान भी ज़्यादा होने चाहिए। प्राइवेट तो भर भर के है, लेकिन होना क्या चाहिए? सरकारी होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा पाता है?
नहीं करवा पाता, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो यहाँ पे बताओ सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत किसको है? गवर्नमेंट को है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी क्लिनिक, सरकारी एम्बुलेंस, सरकारी लेबोरेटरी, है ना, सरकारी ब्लड बैंक, ये सब स्टार्ट करना चाहिए, ताकि एक गरीब से गरीब आदमी भी अपने बाल बच्चों का इलाज करवा पाए। क्योंकि वही आदमी जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो वो पूरी तरीके से कंगाल हो जाता है, घर बेचना पड़ जाता है, ज़मीन बेचना पड़ जाता है। तो हमारे इंडिया में ना इलाज करवाना बहुत ही महंगा है। यदि आप सरकारी हॉस्पिटल को छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपका बहुत कुछ बिकने वाला है। लेकिन ये सब कुछ बच सकता है कब? जब सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दे तब। सरकार को क्या करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें जो हैं फ्री कर देने चाहिए, जैसे एम्बुलेंस का सुविधा। हालांकि बहुत जगह पे फ्री है, ऐसा बात नहीं है, फ्री है, एम्बुलेंस फ्री है, दवाई फ्री है, ट्रीटमेंट फ्री है, बहुत कुछ फ्री है। लेकिन संख्या सबका क्या है? कम है। इसका संख्या क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। हॉस्पिटल का संख्या बढ़ाना चाहिए, एम्बुलेंस का संख्या बढ़ाना चाहिए, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी यदि एक बार रात में 12 बजे फ़ोन करे एम्बुलेंस को तो पहुँचे। ऐसा नहीं कि शादी में आए हैं, एम्बुलेंस आने में लेट लगेगा, मेरे बच्चे का तबीयत ख़राब है, एम्बुलेंस आने में लेट लगेगा, हमारे घर में बर्थडे है, एम्बुलेंस आने में लेट लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में लोग गंभीर तरीके से बीमार हैं और आप रात के 12 बजे एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे हैं, बहाना बना देते हैं, इधर हैं उधर हैं, इसी चलते इंसान का जान चला जाता है। होता है कि नहीं होता है? कई बार ऐसा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कम से कम एक शहर में 200-300 एम्बुलेंस तो ऐसे होने चाहिए रखे हुए, बस कि जब फ़ोन आए तब निकल जाए, है ना। ऐसा होना चाहिए। तो सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे, इंडिया हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा आज भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है। इनके संख्या को और बढ़ाना पड़ेगा, हॉस्पिटल अच्छे अच्छे और खोलने पड़ेंगे, एम्बुलेंस का संख्या बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या इंडिया का बढ़ रहा है वैसे वैसे हॉस्पिटल का संख्या भी तो बढ़ना चाहिए। क्या देखो, डेली इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डेली एक्सीडेंट भी बढ़ रहा है, डेली इंसान का जान भी जा रहा है, तो हॉस्पिटल का संख्या भी तो बेसी होना चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनसंख्या बढ़ रहा है और हॉस्पिटल का संख्या बढ़ ही नहीं रहा है। यदि ऐसा होगा तो एक दिन पता चलेगा कि हॉस्पिटल केवल और केवल डेड बॉडी से भरा हुआ है। ऐसा हुआ था ना कोरोना में। कोरोना में केवल पटना का ही नहीं, पूरे हर जगह का हाल यही था। हॉस्पिटल इतने कम थे कि लोगों का इलाज सड़कों पे हो रहा था। आपने देखा होगा टीवी में कोरोना के समय में। अपना आप एग्जाम्पल लो ना पटना का, PMCH, एम्स, IGIMS, क्या इन सारे हॉस्पिटल में जगह था कोरोना के टाइम पे? नहीं था। हॉस्पिटल के बाहर जो कैंपस होता है, जो ग्राउंड होता है, वहाँ पे लोगों का इलाज हो रहा था। बताओ, वो इलाज करने का जगह है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे सरकार को हॉस्पिटल का संख्या बढ़ाने का ज़रूरत है। ऑक्सीजन सिलेंडर का भी कितना कमी हुआ था, याद करो कोरोना के टाइम पे। गरीब इंसान को तो सिलेंडर ऑक्सीजन का मिल ही नहीं पा रहा था, इंसान का जान चला जा रहा था। तो इन सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे, इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो भारत का जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो सरकार को भी यहाँ पे अपना जिम्मेदारी बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल खोलने चाहिए। हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं, जैसे कई सारे हॉस्पिटल आज भी हैं जहाँ पे दवाई मिल ही नहीं पा रहा है, दवाई ख़त्म हो गया है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, ऑपरेशन करने वाला जो मशीन होता है वो नहीं है ना। ये सब चीज़ों का वहाँ पे अवेलेबल करवाना सरकार का काम है। आवर कंट्री हैज़ द मनी, नॉलेज एंड पीपल विथ एक्सपीरियंस बट कैनॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। देखो, इंडिया के पास मनी भी है, यानी कि पैसा भी है, नॉलेज यानी कि ज्ञान भी है, पीपल यानी कि आदमी भी हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हमारे पास। आपको पता है, आप अमेरिका जाओ,
आपको वहाँ पे ज़्यादातर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर मिलेंगे वो इंडिया के हैं, ज़्यादातर जो इंजीनियर मिलेंगे वो इंडिया के हैं। बताओ ये लोग इंडिया को छोड़ के वहाँ पे क्यों चले गए? मतलब आप आज अमेरिका जाइए, अमेरिका के हर हॉस्पिटल में, हर कंपनी में ज़्यादातर आपको डॉक्टर और इंजीनियर दिखेगा तो इंडिया का दिखेगा। ये लोग इंडिया छोड़ के क्यों चले गए? क्योंकि उनको इंडिया में उतना आगे बढ़ने का मौका मिला ही नहीं, कभी सरकार ने कभी उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। यदि सरकार ध्यान दिए होते, उनको अच्छा सा हॉस्पिटल देता इलाज करने के लिए, अच्छा सा पेमेंट देता, क्या आपको लगता है कि वो लोग कभी अपना इंडिया को छोड़ के जाते वहाँ? कभी नहीं। कोई इंसान नहीं चाहता कि अपने देश को छोड़ के दूसरी जगह जाके काम करना पड़े और पैसा कमाना पड़े, कोई नहीं चाहता है। लेकिन लोग मजबूरी में जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में वैसा सिस्टम है ही नहीं। लेकिन वही यदि इंडिया में सिस्टम अच्छा कर दिया जाए, जो सुविधा डॉक्टर इंजीनियर्स को अमेरिका में मिलता है वही सुविधा यदि इंडिया में मिलने लग जाए, तो सारे डॉक्टर इंजीनियर अमेरिका को छोड़ के इंडिया जाएंगे, वापस अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपने कंट्री में रहेंगे, सेफ रहेंगे। हाँ या ना? बिल्कुल। तो इंडिया के पास पैसा भी है, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, लोग भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत केवल है ये कि गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। बस गवर्नमेंट यदि इस पर ध्यान दे दे अच्छी तरीके से, तो हमारा इंडिया हेल्थ के मामले में बहुत आगे निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलिए, इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। इसमें दो टर्म पे ध्यान देना है। सबसे पहला है पब्लिक। पब्लिक का मतलब होता है सरकारी, ठीक है, और दूसरा प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब हो गया सिंपल सा, किसी एक इंसान का होगा, है ना। प्राइवेट तो सबको पता है कि किसी एक इंसान का होता है, और पब्लिक का मतलब हो गया सरकारी। तो इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं सरकारी हेल्थ केयर सर्विस के बारे में और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस के बारे में भी। जिससे हम लोग देखते हैं ना कि हमारे पास हॉस्पिटल दोनों प्रकार का है, सरकारी हॉस्पिटल भी होता है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। चूँकि हम लोग को पब्लिक और प्राइवेट दोनों पढ़ना है, तो सबसे पहला पब्लिक के बारे में हम लोग बात करते हैं कि आखिर सरकारी हेल्थ सर्विस का क्या कंडीशन है, सरकार इस पे ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही है। तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, पब्लिक का मतलब सरकारी हॉस्पिटल वगैरह हो जाएगा, और प्राइवेट का मतलब हो गया सिंपल सा प्राइवेट हॉस्पिटल। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सरकारी हेल्थ सर्विस का, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल वगैरह का क्या हाल है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें लिखा गया है वो ये है कि द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। देखो, यदि हम लोग बात करें पब्लिक हेल्थ सर्विस का, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल का बात करें, तो इसमें एक दो सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, या फिर एक दो सौ नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया का यदि हम लोग बात करें तो इंडिया में लगभग मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। किसके? सरकारी, सरकार के, है ना। तो कहने का मतलब है कि सरकार अपना एक चेन बनाए हुए है। चेन का मतलब होगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल खोले हुए हैं, सरकारी हॉस्पिटल, जहाँ पे बहुत ही कम दाम में आपका इलाज हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना पड़ता है? पर्ची कटवाना पड़ता है और आपका इलाज हो जाता है। जैसे आप पटना के PMCH में जाएंगे तो वहाँ पे 50 रुपये का आपको पर्ची कटवाना पड़ता है बस, और आपका इलाज हो जाता है। सोचो, 50 रुपये में आपका इलाज हो जा रहा है। यानी कि मान लीजिए आपका पैर टूटा हुआ है और आपको अपना पैर का इलाज करवाना है, तो सरकारी हॉस्पिटल में जाइए। यदि हम लोग अपने बात करें अपने पटना का, तो पटना में PMCH आप जाएंगे, वहाँ पे 50 रुपये का आपको एक पर्ची कटवाना है बस, रजिस्ट्रेशन उसको कहते हैं हम लोग। 50 रुपये में आपका पूरा इलाज हो जाएगा पैर का। सोचो, सुनो, पहले जो बेसिक इलाज है ना वो आपका 50 रुपये में वहाँ पे हो जाएगा, है ना। मतलब कि आपका बैंडेज लगा देगा, दवाई यदि ज़रूरत होगा तो दवाई भी दे देगा, 50 रुपये में ये सब दे देगा आपको। लेकिन यदि कुछ ज़्यादा भयंकर आपका एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भयंकर आपका नुकसान हुआ आपके बॉडी में, तो उसके लिए आपको अलग से वो चार्ज करते हैं, दवाई लिख देता है, वो आपको बाहर से लेना पड़ता है। कहने का मतलब है कि ओवरऑल बहुत ही कम दाम में आपका डॉक्टर आपका इलाज कर देगा, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। जैसे आप इमेजिन करो कि आपका पैर टूटा हुआ है और उस पैर का इलाज करवाने के लिए आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं, निश्चित है कि वहाँ पे 50,000 से तो कम में बात बनने वाला है नहीं, आराम से 50,000 रुपये तो लगना ही है। तो
तो जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका 50,000 रुपया लगेगा, दवाई बैंडेज वगैरह सब कुछ लेके, प्लास्टर वगैरह सब कुछ लेके, वहीं सरकारी हॉस्पिटल में आपका सब कुछ फ्री में यानी कि 50 रुपये में हो जाएगा। और थोड़ा बहुत यदि दवाई का ज़रूरत होगा तो वो बाहर से आपको लेना पड़ता है। ओवरऑल आप हार्डली मान के चलो तो 10 से 12,000 रुपये में आपका पैर ठीक हो जाएगा। बताओ, सोचो, जहां आपका 50,000 रुपया लगने वाला है प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहीं आपका 10 से 12,000 रुपये में सरकारी हॉस्पिटल में सारा इलाज हो जा रहा है। और यदि छोटा मोटा पैर में फ्रैक्चर वगैरह है बस, तब तो 50 रुपये में ही हो जाएगा बस। छोटा मोटा दवाई तो हॉस्पिटल खुद भी देता है अपना, है ना, ये चीज़ हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि सरकारी हॉस्पिटल का एक पूरा हमारे भारत में चैन बना हुआ है, जो कि लगभग हर स्टेट में, हर स्टेट के हर जिले में आपको 2-4 सरकारी हॉस्पिटल तो दिख ही जाता है। ठीक है, आगे, दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज। हमारे भारत में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वो सारे के सारे सरकारी हॉस्पिटल आपस में कनेक्टेड है। सब सरकारी हॉस्पिटल आपस में मिला हुआ है, सब आपस में कनेक्टेड है। जैसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए पीएमसीएच में यदि इलाज करने के लिए जगह खाली नहीं है तो वो पीएमसीएच वाला फ़ोन करेगा किसको, एम्स वाले को फ़ोन करेगा कि भैया आपके यहाँ पे जगह है कि नहीं है, बोलेगा हाँ जगह है, मेरे यहाँ पे भेज दीजिए, तो भेज देगा। कहने का मतलब है कि सभी सरकारी हॉस्पिटल आपस में कनेक्टेड होते हैं ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा पहुंचाया जा सके, पहला बात। दूसरा बात, चाहे वो हॉस्पिटल गांव का हो चाहे शहर का हो, हर हॉस्पिटल आपस में कनेक्टेड होता है ताकि गांव के लोगों को गांव में इलाज मिल जाए और शहर के लोगों को शहर में इलाज मिल जाए। कहीं पे किसी को जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन यदि गाँव में थोड़ा सा समस्या भयंकर हो जाता है, जो कि गांव के लेवल पे नहीं ठीक हो सकता, तो फिर उसको रेफ़र किया जाता है कि आप शहर में जाके अपना इलाज करवाइए। ठीक है, ऐसा होता है यहाँ पे। तो गांव का बात हो चाहे शहर का बात हो, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं सब आपस में कनेक्टेड होता है, सब आपस में मिला हुआ होता है, सब जुड़ा हुआ होता है आपस में, ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा दिया जा सके, वो भी बहुत ही कम दाम में। अगला है, एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज यूजुअली अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर। यदि हम लोग बात करें अपने छोटे लेवल पे गाँवों में, तो गाँवों में छोटा छोटा बना होता है हेल्थ सेंटर। ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या बना होता है, छोटा छोटा हेल्थ सेंटर बना होगा जहाँ पे छोटे मोटे समस्याओं का इलाज आपको तुरंत मिल जाएगा, जैसे सर्दी, बुखार, खांसी, जुकाम, है ना, इन प्रकार के छोटे मोटे चीज़ों का इलाज आपको तुरंत वहीं पे हो जाएगा। और इस छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स में एक नर्स और एक हेल्थ वर्कर जो कि आगे पीछे सारा साफ सफाई का काम देखेगा, ये होता है वहाँ पे। मतलब एक नर्स, चाहे वो नर्स डॉक्टर मतलब मेल हो या फीमेल हो, वहाँ पे एक रहता ही है, हेल्थ वर्कर भी रहता ही है, ताकि जो इलाज करवाएगा मतलब जो इलाज करेगा वो कौन होता है, जनरली एक नर्स होती है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, सिंपल। तो एक नर्स वहाँ पे होता है, एक हेल्थ वर्कर होता है जो कि छोटे मोटे इलाज का आपको मतलब छोटे मोटे समस्याओं का इलाज तुरंत कर देता है। तो गांव में क्या मिलता है आपको, हेल्थ सेंटर मिलता है, यानी कि छोटे छोटे हैं बने वो होते हैं हेल्थ सेंटर, वहाँ पे आपको तुरंत इलाज कर दिया जाता है। आगे, दे आर ट्रेंड अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी कि पीएमसी। जितने भी आप गांव में हेल्थ सेंटर देखते हैं, उन सारे हेल्थ सेंटर में जितने भी नर्स ये सब देखते हैं आपको, उन सभी को ट्रेनिंग दिया जाता है पहले। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम निकाला और जाके आप इलाज कर रहे हैं लोगों का, नहीं, पता चलेगा कि कोई और दवाई देना था, कोई और दवाई दे दिया, लोगों का जान ही चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितने भी हेल्थ सेंटर गाँव में दिखते हैं, उन सारे हेल्थ सेंटर में जितने भी नर्स काम करती हैं या फिर करते हैं, मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, उनको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस प्रकार के बीमारी के लिए क्या दवाई देना है, कैसे लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज करना है ना, ये सब उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। और वो ट्रेनिंग कहाँ दिया जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, यानी कि पीएमसी में दिया जाता है। पहले वहाँ पर उनका ट्रेनिंग होगा, फिर उनको गाँव में जाके नौकरी दे दिया जाता है कि भैया आप इस गांव में रहिए, यहाँ के लोगों को जो समस्या होगा उसका आप समाधान करिएगा। ठीक है, आगे। तो गांव के लेवल पे क्या होगा, प्राइमरी मतलब गांव के लेवल पे होगा हेल्थ सेंटर, क्या होगा, हेल्थ सेंटर। और इस हेल्थ सेंटर में जो नर्स काम करेंगे उनको ट्रेनिंग कहाँ दिया जाएगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ट्रेनिंग दिया जाएगा, यानी कि पीएमसी में दिया जाएगा।
अगला है डिस्ट्रिक्ट लेवल। आइए, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट आल्सो सुपरवाइजेज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। थोड़ा सा हम लोग बात करें गांव से ऊपर उठ के, तो गांव से ऊपर है आपका डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला। तो जिला लेवल पे बात करें तो जिला लेवल पे भी हॉस्पिटल होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, है ना। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या करता है, एक जिला के अंदर जितने भी गांव हैं उन सारे गांव में जितने भी हेल्थ सेंटर हैं उन सारे हेल्थ सेंटर पे नज़र रखता है कौन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग यदि बात करें पटना का, पटना हमारा क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, एक जिला है हमारा। तो पटना में अपना हॉस्पिटल है कि नहीं है, बिल्कुल है। पटना का हॉस्पिटल कौन कौन सा है, यदि हम लोग बात करें पटना का 3-4 मेन हॉस्पिटल, तो पीएमसीएच हो गया, एम्स हो गया, आईजीआईएमएस हो गया। ये 3 हॉस्पिटल पटना के बहुत ही बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। और भी हैं छोटे मोटे सरकारी हॉस्पिटल और भी हैं, लेकिन ये 3 बड़ा है। तो पटना के ये जो 3 हॉस्पिटल हैं ये कैसा हॉस्पिटल हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और पटना में गांव भी तो है, तो पटना के गांव में कैसा क्या है बताओ, हेल्थ सेंटर है। उस हेल्थ सेंटर में जो दवाई पहुंचेगा, उस हेल्थ सेंटर पे जो निगरानी रखा जाएगा, कौन रखेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रखेंगे। कहने का मतलब है कि पटना के आसपास जो गांव हैं, जो पटना जिला के अंदर पड़ता है, वहाँ पे जो हेल्थ सेंटर होगा वहाँ पे दवाई कहाँ से जाएगा, पीएमसीएच से जाएगा, एम्स से जाएगा, आईजीआईएमएस से जाएगा। तो कहने का ओवरऑल मतलब है कि जितने भी गाँव में हेल्थ सेंटर आपको दिखता है वो सारे के सारे हेल्थ सेंटर किसके अंदर काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं। और उस हेल्थ सेंटर में जो दवाई जाता है वो भी कहाँ से जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही जाएगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा गया था। अगला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इट इज मेन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज आइदर फ्री और एट अ लो कॉस्ट सो दैट इवन द पुअर कैन सी ट्रीटमेंट। जो सरकारी हॉस्पिटल का सुविधा है, यानी कि सरकार की तरफ से जो हम लोगों का इलाज किया जाता है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपका गंभीर से गंभीर समस्या का इलाज या तो फ्री में हो जाता है या फिर पैसा लगता भी है तो वो पैसा बहुत कम होता है, यानी कि कम दाम में आपका इलाज हो जाता है। इससे फ़ायदा किसको सबसे ज़्यादा मिलता है बताओ, गरीब लोगों को। देखो अमीर लोग तो कहीं भी इलाज करवा लेगा, जिनके पास पैसा है वो तो बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा लेगा, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल का सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन उठाता है, गरीब लोग और मिडिल क्लास, जिनके पास पैसा बहुत कम है। और यहाँ पे बहुत कम पैसे में कई बार तो पैसा भी नहीं लगता है। जैसे आप इमेजिन करो, आपका पैर टूटा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने का लग रहा है 50,000 रुपये, वही सरकारी हॉस्पिटल में बस आप 50 रुपये का पर्ची कटवाओ और आपका पूरा इलाज कंप्लीट हो गया। तो बताओ ज़्यादातर आदमी कहाँ जाना चाहेगा, फिर 50 रुपये में जाना चाहेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो सरकारी हॉस्पिटल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये गरीब से गरीब लोगों को भी बेहतर से बेहतर सुविधा देता है और कम से कम दाम में इलाज करवा देता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिला, गरीब लोगों को मिलता है। क्या लगता है आपको, अमीर लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, कभी नहीं जाता है, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उनको पता है सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे लाइन में लगाना पड़ेगा, इलाज अच्छी तरीके से होगा कि नहीं होगा। इससे बढ़िया वो क्या चाहते हैं, एक बार में पैसा डालता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका एसी में इलाज हो जाता है। ठीक है, तो सरकारी हॉस्पिटल बेसिकली गरीब लोगों के लिए ही है और इसका फायदा भी गरीब लोग उठाता है। ठीक है, आगे अगला है, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, डायरिया, है ना, चिकनगुनिया एटसेट्रा। अच्छा, आप लोग देखते होंगे सरकार भी ना समय समय पर अलग अलग प्रकार के स्कीम निकालते रहते हैं, है ना। आप देखते होंगे कि सरकार समय समय पर चिकनगुनिया से कैसे बचा जाए, डायरिया से कैसे बचा जाए, कोलेरा, जॉन्डिस, मलेरिया, टीबी, इन सब से कैसे बचा जाए, सरकार समय समय पर इसको लेकर प्रोग्राम भी चलाते रहते हैं। टीवी पे ऐड देखते होंगे आप लोग, टीवी पे भी इसका ऐड आता है, अपने आसपास साफ सफाई रखो ताकि मलेरिया ना हो सके आपको, इस प्रकार का आप टीवी में ऐड देखते होंगे। तो क्या ऐसा ऐड प्राइवेट हॉस्पिटल वाला चलवाता है क्या, कभी नहीं, उसको इन सबसे कोई मतलब नहीं है। तो सरकार
हर संभव प्रयास करती है, मतलब सरकार पूरा प्रयास करती है कि अपने तरफ से लोगों को जितना बेनिफिट दिया जा सके दिया जाए, है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि सरकार अपने तरफ से हर प्रकार के बीमारी का समाधान ढूंढती है और जिस भी प्रकार का आपको समस्या है उसका समाधान सरकार कर देती है। लेकिन क्या ऐसा आपको प्राइवेट हॉस्पिटल वाला करेगा? कभी नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल वाला आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आप अपने आसपास सफाई रखिए, क्योंकि आप अपने आसपास जितना गंदगी रखेंगे उतना ही आप बीमार पड़ेंगे और उतना ही फायदा किसको पहुंचेगा? प्राइवेट हॉस्पिटल वाले को। समझ में आ रही है बात? तो प्राइवेट हॉस्पिटल केवल अपना प्रॉफिट देखती है, सरकारी हॉस्पिटल आपका प्रॉफिट नहीं बल्कि आपका भलाई देखती है कि आपका भलाई हो जाए। ठीक है, आगे उसके बाद है अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि हमारे संविधान में ये साफ साफ लिखा गया है कि सरकार को बहुत प्रयास करना चाहिए कि लोगों को अच्छा से अच्छा मेडिकल फैसिलिटी मिल सके। मतलब कि सरकार का ये सबसे पहला ड्यूटी होना चाहिए कि कोई भी इंसान बिना इलाज किए सरकारी हॉस्पिटल से ना लौटे। इसका सिंपल सा मतलब है कि यदि कोई आदमी बीमारी के साथ सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचा है तो ये सरकार का जिम्मेदारी बनना चाहिए कि उसका इलाज बेहतर से बेहतर तरीके से किया जाए। समझ में आ रही है बात? तो ये किसका ड्यूटी है बताओ? सरकार का ड्यूटी है, गवर्नमेंट का ड्यूटी है। तो ये हमारे संविधान में यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है कि सभी प्रकार के इंसान को, चाहे वो लोअर कास्ट का हो, अपर कास्ट का हो, काला है, गोरा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। चाहे कोई भी इंसान हो, यदि वो हॉस्पिटल में आया है तो उसका बराबर इलाज होना चाहिए। ठीक है, ये सरकार का काम है, सरकार करवाती है। आगे, द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। हमारे संविधान में लिखा हुआ है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब हो गया कि हर इंसान को जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार है इसका मतलब हुआ कि चाहे वो गरीब है, अमीर है, काला है, गोरा है, लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है, सभी को बराबर इलाज का दर्जा मिलना चाहिए। मतलब कि सभी को बराबर इलाज, ट्रीटमेंट सबका बराबर होना चाहिए, तभी तो इंसान जीवित रह पाएगा ना। राइट टू लाइफ का मतलब क्या हुआ? सभी को जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार इसका मतलब क्या हुआ? जो अमीर लोग हैं उसका अच्छे से इलाज करो और जो गरीब लोग उसका खराब तरीके से इलाज करो। नहीं, गरीबी और अमीरी में फ़र्क आपको नहीं देखना है, बस देखना है कि हाँ इंसान है, इलाज उसका अच्छे तरीके से होना चाहिए। ठीक है, आगे, द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन। यहाँ तक कि कोर्ट भी सरकार को कहती है कि यह आपका जिम्मेदारी है कि हर इंसान को बराबर ट्रीटमेंट मिले, सबको बराबर इलाज मिले। समझ आ रही है बात? तो पूरा ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि सरकार का जिम्मेदारी बनता है, सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो हर इंसान को बराबर इलाज दे, किसी के साथ इलाज में कोई भेदभाव ना करे। ऐसा नहीं कि अमीर आदमी आया है हॉस्पिटल में तो उसका इलाज पहले कर देंगे और गरीब को लाइन में 2 दिन से बैठाए हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए। ठीक है, आगे, हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ्स मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। यहाँ पे हॉस्पिटल 24 घंटा खुला रहना चाहिए और खुला रहता भी है। जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है वो 24 घंटा खुला रहता है। आप देखेंगे कभी तो कभी उसमें ताला नहीं लगता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ताला लग सकता है लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में कभी ताला नहीं लगता है। ठीक है, तो हॉस्पिटल अच्छे तरीके से अपना काम करे, जो मेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर है, नर्स है, हेल्थ वर्कर है, वो भी अपने अच्छे तरीके से अपना काम करेगा तो हर इंसान को अच्छा इलाज मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि पेशेंट दर्द से मर रहा है और डॉक्टर को अपना लंच करने का पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर एकदम कंपाउंड में जाके टहल रहा है, बात कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर का सबसे पहला जिम्मेदारी क्या होना चाहिए कि यदि हॉस्पिटल में कोई इंसान बीमार होकर आया है तो सबसे पहला उसका इलाज करवाया जाए। ऐसे हमने बहुत सारे डॉक्टर देखे हैं जो अपना खाना पीना, नहाना सब कुछ छोड़ देते हैं और पेशेंट का पहले
ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि उनके लिए वही उनका धर्म है, वही उनका काम है और वही उनका पूजा है। हम लोग अपने इंडिया में भगवान का दूसरा रूप किसको मानते हैं बताओ? डॉक्टर्स को मानते हैं। भगवान तो है ही, जो हो रहा है या फिर जो होगा या फिर जो हो गया वो किसके हाथ में था? भगवान के हाथ में था। लेकिन हम लोग अपने पृथ्वी पे भगवान का दूसरा रूप मानते हैं किसको? डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर के पास ये पावर होता है कि वो यदि चाहे तो किसी इंसान का जान ले भी सकता है और किसी इंसान का जान बचा भी सकता है। डॉक्टर यदि लापरवाही कर दिया इलाज में तो जान चल जाएगा आपका, लेकिन डॉक्टर यदि अच्छे तरीके से आपका इलाज कर दिया तो आपका जान भी बच जाएगा। सोचो, यानी कि जान लेना जान देना पहला किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में, दूसरा डॉक्टर्स के हाथ में। इसीलिए हम लोग भगवान को, मतलब कि डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बहुत ईमानदार भी हैं, बहुत डॉक्टर ऐसे भी हैं जो कि अपना काम ईमानदारी से नहीं निभाते हैं। अरे देखा जाएगा, ऐसा वाला सिचुएशन हो जाता है ना। चलिए खैर, ये टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट। तो ये सारा कहानी हमने पढ़ा किसके बारे में? सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्टाफ, सरकारी मेडिकल, इन सब के बारे में, यानी कि सरकारी सुविधाओं के बारे में। तो सरकारी मेडिकल फैसिलिटी का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना या आपका भलाई करना? भलाई करना, कम से कम पैसे में आपका भलाई कर देना। अगला है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। आइए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह के बारे में, कि ये लोग कैसे क्या काम करते हैं। आइए, पहला है हमारा इसमें टॉपिक, मतलब पहला पॉइंट है, देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल फैसिलिटीज दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। आज हमारे कंट्री में प्राइवेट हॉस्पिटल अलग अलग प्रकार के हैं, बहुत सस्ता भी है तो बहुत महंगा भी है। हमारे इंडिया में आज ऐसे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहां पे एक दिन के इलाज का 5-5 लाख रुपए भी लिए जा रहे हैं। सोचो, हमारे इंडिया में ऐसे आज बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहां पे एक दिन यदि आपका इलाज होगा हॉस्पिटल में तो 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। हमारे पटना का सबसे महंगा हॉस्पिटल बताओ, प्राइवेट हॉस्पिटल? पारस। हमारे पटना का सबसे महंगा और प्राइवेट हॉस्पिटल पारस है। इतना महंगा हॉस्पिटल है कि यहाँ पे गरीब आदमी तो सोचना तो दूर, उसके गेट के पास भी खड़ा नहीं हो सकता है, इतना महंगा हॉस्पिटल है। समझ में रही बात? तो हमारे इंडिया में हर प्रकार का प्राइवेट हॉस्पिटल है, महंगा भी और सस्ता भी। अगला, अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। ऐसे हमारे इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। छोटा सा क्लिनिक खोल दिया, ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपना, है ना। जो समस्या है वो देख रहे हैं, देखने का वो कुछ चार्ज लेते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, अपना प्राइवेट। आगे, इन द रूरल एरियाज वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जिसको हम लोग कहते हैं RMPs। गांव में यदि आप देखोगे, थोड़ा सा यदि हम लोग गांव के इलाके की बात करें तो गांव में भी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो कि घूम घूम के अपना प्रैक्टिस करते हैं। अभी वो डॉक्टर बने नहीं है पूरी तरीके से, वो क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब हो गया कि छोटे मोटे बुखार, जुकाम, सर्दी, खांसी, इन सब का दवाई वो खुद लिख देते हैं। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ कि इन रूरल एरियाज वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो गांव में जनरली आप देखोगे कि शहर से प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्टर आते रहते हैं, मतलब कि गांव में वो कैंप चलाते हैं कि यदि गांव में किसी को छोटा मोटा समस्या है तो हमारे पास आइए, उसका इलाज हम फ्री में कर देंगे। तो वो एक्चुअली में करता तो इलाज फ्री में ही है, लेकिन वो तरीके से कर क्या रहा है? प्रैक्टिस कर रहा है अपना, ताकि बाद में जाके बड़े लेवल पे अपना हॉस्पिटल खोल सके, है ना। आगे, अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। बात करें हम लोग अपने शहर का, देखो गांव कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वहाँ पे आपको बड़े बड़े डॉक्टर कभी नहीं मिलेंगे। मिलता है क्या? गांव में क्या ऐसा कभी डॉक्टर मिलेगा जो कैंसर का इलाज कर दे? नहीं मिलता है, बहुत कम ऐसा होता है, ना के बराबर। लेकिन शहर का यदि बात करें तो शहर में आपको एक से एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर मिलेंगे। हार्ट सर्जन, किडनी सर्जन, है ना, ब्रेन सर्जन, अलग अलग प्रकार के सर्जरी करने वाले डॉक्टर आपको कहाँ मिलते हैं? शहर में मिलते हैं, क्योंकि लोग अल्टीमेटली इलाज करवाने के लिए आते हैं कहाँ से? गाँव से अपना।
गांव से इलाज करवाने के लिए लोग आते कहाँ हैं? शहर में आते हैं। ठीक है, तो शहर में ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर्स मिलते हैं। अगला, देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। हमारे इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे नर्सिंग होम है। नर्सिंग होम का मतलब छोटा मोटा, बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन छोटे लेवल पे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे नर्सिंग होम है जो कि प्राइवेट लोग चला रहे हैं। प्राइवेट मतलब कोई उसका एक दो मालिक होता है, बस सरकार का ये नहीं होता है। ठीक है, आगे, देयर आर मैनी लेबोरेटरीज दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा। बहुत सारे हमारे इंडिया में प्राइवेट जांच घर है, लेबोरेटरी। देखते हैं ना, हमारे यहाँ पे बगल में एक है जांच घर। हाँ, सरकारी भी होता है जांच घर, प्राइवेट भी होता है। सरकारी में तो आपका फ्री में हो जाता है सब कुछ। जैसे आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पे आपको एक्सरे करवाना हो, अल्ट्रासाउंड करवाना हो, सीटी स्कैन करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, फ्री हो जाता है। लेकिन उसी का चार्ज प्राइवेट में, प्राइवेट लेबोरेटरी में, यानी कि प्राइवेट जांच घर में बहुत पैसा लगता है। 1500, 2000, 3000 इतना रुपया लग जाता है ना। तो प्राइवेट लोगों के पास प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट मेडिकल दुकान है जहाँ पे दवाई मिलता है आपको, प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं जहाँ पे जांच हो जाता है ना, यूरिन का, ब्लड का, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन वगैरह हो जाता है पूरा तरीके से। ठीक है, आगे, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल को सरकार का कोई बेनिफिट मिलता है? नहीं मिलता है। कहने का मतलब है कि प्राइवेट हॉस्पिटल पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। समझ रही बात? इसीलिए आप देखोगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल एकदम मनमानी करता है अपना इलाज करने का, यानी कि पैर टूटा है उसका 50,000 रुपया लगेगा तो लगेगा, इलाज करवाना तो करवाइए, नहीं तो जाइए, ऐसा होता है। तो कहने का ओवरऑल मतलब है कि प्राइवेट हॉस्पिटल आपका केवल प्रॉफिट खोजती है। प्राइवेट हॉस्पिटल को आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके पैसों से मतलब होता है। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल को आपके पैसों से नहीं, आपसे मतलब होता है। यानी कि सरकारी हॉस्पिटल लोगों के भलाई के बारे में सोचता है और प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों के प्रॉफिट के बारे में सोचता है कि लोगों से कितना ज़्यादा पैसा अमेठा जाए, कितना ज़्यादा पैसा निकलवाया जाए। ठीक है, समझ रही है बात? तो जितना सारा चीज़ आपको सरकारी दिखता है वो सारा चीज़ किसके अंदर भी है? प्राइवेट के अंदर भी है। सरकारी हॉस्पिटल होता है तो सरकारी, जैसे सरकारी हॉस्पिटल है तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, सरकारी लेबोरेटरी है तो प्राइवेट लेबोरेटरी भी है, सरकारी दवाई का दुकान है तो प्राइवेट दवाई का भी दुकान है। मतलब कि आज प्राइवेट भी हर जगह पे आपको दिख जाता है। चॉइस आपका है, आपको अपना इलाज कहाँ करवाना है, सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में। पैसा है तो प्राइवेट में करवाइए, पैसा नहीं है तो सरकारी में करवाइए, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्राइवेट और सरकारी दोनों के बारे में देखा। अच्छा, कुछ पॉइंट और है इसमें। अगला है, इन प्राइवेट फैसिलिटीज पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज। देखो कितना अच्छा बात यहाँ पे लिखा गया है। प्राइवेट फैसिलिटी में, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है अपने इलाज को करवाने के लिए, बहुत ज़्यादा पैसा। हमने कल भी बताया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो कई बार इतना पैसा लग जाता है कि आपका घर, ज़मीन, गाड़ी, प्रॉपर्टी सब कुछ बिक जाता है। क्योंकि इंसान क्या चाहता है? इंसान के लिए ज़्यादा कीमती क्या है बताओ? शरीर या ज़मीन? शरीर। हर इंसान क्या चाहेगा? जैसे मान लीजिए कभी आप बीमार पड़ते हैं या फिर हम भी कई बार बीमार पड़ते हैं, तो हमारे पेरेंट्स का पहला सोच क्या होता है कि पैसा कितना भी लग जाए हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। सुनते हैं ना हम लोग ऐसा? तो प्राइवेट हॉस्पिटल इतना ज़्यादा आदमी को लूट लेता है कि इंसान का घर, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी सब बिक जाता है। तो प्राइवेट में पैसा बहुत लगता है, वही सरकारी में आपका इलाज बहुत कम पैसे में हो जाता है। अगला है, देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं हमारे इंडिया में जो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल भी चला रही है और प्राइवेट मेडिकल दुकान भी चला रही है, जहाँ पे दवाई मिल जाता है, आपको मेडिसिन मिल जाता है। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। हम लोग यदि बात करें मेडिकल शॉप का, जहाँ पे दवाई मिलता है, हर मोहल्ले में लगभग आपको एक दो दवाई का दुकान मिल जाएगा। यदि हम अपने मोहल्ले का बात करें, हम लोग यदि अपने मोहल्ले का बात करें
तो अपने मोहल्ले में एक दवाई का दुकान आपको दिखता है कि नहीं? 3-4 बताओ कम से कम, दिख जाता है। यहाँ पे बगल में नेशनल मेडिकल है, यहाँ पे बगल में आपका स्विस फार्मेसी है, 2 तो ऐसे ही हो गया। थोड़ा सा आप उधर जाओगे स्टेशनरी की तरफ, वहाँ पे भी 1-2 हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर है, 4 तो यहीं भी हो गया। सोचो, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने सब्जी मंडी की तरफ, तो 2-3 वहाँ पे है। मतलब इस छोटे से इलाका में लगभग 6-7 मेडिकल का दुकान है। सोचो, तो मेडिकल का दुकान को कोई कमी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ। ओवरऑल कहने का मतलब सिंपल सा है कि सरकारी हॉस्पिटल आपका भलाई चाहता है, प्राइवेट हॉस्पिटल आपका भलाई नहीं बल्कि आपसे प्रॉफिट चाहता है, लूटना चाहता है। आप कोई दिक्कत इसमें? चलो, इस तरीके से टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक होगा इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हम लोगों को, इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। हमारा चैप्टर चल रहा है पूरा हेल्थ को लेकर ही, और अलग अलग प्रकार के टॉपिक को हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। टॉपिक में ना ये जो टॉपिक अपने आप में एक सवाल भी बन चुका है। सवाल ये है कि क्या हर प्रकार के लोगों के पास बराबर हेल्थ केयर मिल रहा है? कहने का मतलब है कि हमारे इंडिया में हर प्रकार के लोग हैं, गरीब भी है, अमीर भी है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि हमारे इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, सरकारी हॉस्पिटल भी है। तो क्या सब प्रकार के लोगों को एक प्रकार का इलाज मिल पा रहा है? यही सवाल है हमारा। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मतलब थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर यदि डीप में जाके बात करें तो आपको समझ में आएगा कि हमारे इंडिया में सरकारी हॉस्पिटल छोटा वाला भी है, बड़ा वाला भी है। यहाँ पे गरीब लोग भी रहते हैं, अमीर लोग भी रहते हैं, लेकिन क्या सबको बराबर सुविधा मिलता है हॉस्पिटल में? जरा सोचिए और बताइए जरा। नहीं मिलता है। आपने हमेशा ये चीज़ गौर किया होगा सरकारी हॉस्पिटल में कि जो अमीर आदमी हैं उनका इलाज पहले होता है, या फिर जिनका थोड़ा सा पैरवी होता है, जिनका थोड़ा सा बड़े लोगों से कांटेक्ट होता है, पहचान होता है, उनका इलाज पहले होता है। गरीब लोग जिनका कोई कांटेक्ट नहीं है उनका इलाज बाद में होता है। इसे आप लोगों ने गौर किया कभी, खास करके सरकारी हॉस्पिटल में? बिल्कुल ऐसा ही होता है वहाँ पे। तो हमारे इंडिया में कहने के लिए सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर भी हैं, लेकिन आज भी सभी को बराबर सुविधा हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहा है। गरीब को तो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, और जो अमीर लोग हैं उनको आसानी से मिल जा रहा है। हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जब आप इलाज करने के लिए जाओगे तो आपको लाइन लगाना पड़ेगा, और कई बार तो लाइन इतना लंबा होता है कि आपको 2 से 3 दिन भी वेट करना पड़ जाता है अपना नंबर आने के लिए और इलाज करवाने के लिए। लेकिन आप 2 दिन से लाइन में खड़े हैं, वहीं पे कोई एक अमीर आदमी आएगा जिनका कॉन्टैक्ट बहुत बड़े बड़े लोगों से है, वो 5 मिनट में अपना इलाज करवा के चल जाएगा। तो क्या यहाँ पे भेदभाव नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक में क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट है कि प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। हमारे इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल डेली खुल रहा है, डेली अपना मतलब अपना आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट दवाई का दुकान डेली खुल रहा है। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट मेडिकल, प्राइवेट लेबोरेटरी खूब खुल रहा है, लेकिन क्या इस रफ्तार से सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी लैब खुल रहा है क्या? नहीं खुल रहा है। तो समस्या तो है, बिल्कुल समस्या है ना। आगे, प्राइवेट सर्विसेज आर रन फॉर प्रॉफिट, द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विसेज इज रैदर हाई। जो प्राइवेट सर्विसेज होते हैं, यानी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। मेन मकसद क्या होता है उनका? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाना होता है, तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे इलाज करवाना क्या पड़ता है? सस्ता या महंगा? बहुत महंगा पड़ता है। तो फिर एक गरीब आदमी जाएगा कहाँ? प्राइवेट या सरकारी? सरकारी जाएगा, और सरकारी में उसका बढ़िया सुविधा मिल नहीं रहा है, तो क्या होने वाला है? उसका जान जाने वाला है। इसीलिए गरीब आदमी का मौत ज़्यादा होता है। देखो आपको ना समझाते हैं कि आखिर गरीब आदमी का इतना ज़िंदगी खराब क्यों होता है। समझिएगा ध्यान से। देखो, होने को तो कोई नहीं टाल सकता है, जिनका एक्सीडेंट होना होगा वो हो ही जाएगा,
है ना, मतलब जिनके साथ जो घटना होता है वो घट ही जाता है, उसको आप कितना भी रोकने का कोशिश करो आप नहीं रोक पाओगे। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी गरीब आदमी पहली बात तो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि महंगा इलाज पड़ता है, वो बिक जाएगा लेकिन इलाज पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरा बात, सरकारी में वो जाता है इस उम्मीद से कि हमारे बेटे या बेटी जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है उसका इलाज हो जाए, इलाज उसका बढ़िया से हो नहीं पाता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, जैसा इलाज हुआ है उतने में गुजारा करो, और यदि इलाज बढ़िया से नहीं हुआ तो जान से हाथ धो दो, यानी कि मौत तय है। तो कई सारे इंडिया में ऐसे डेली मौत हो रहे हैं जहां पे सरकारी हॉस्पिटल के लापरवाही की वजह से मौत हो रहा है, ध्यान नहीं देते हैं वो लोग। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आगे। तो इसमें होना क्या चाहिए फिर? इसमें होना ये चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल जितने भी हैं उनमें सुविधा क्या होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया कर देना चाहिए। सही बात है। चलो आगे, अगला, मेडिसिन आर एक्सपेंसिव। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाओगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल के दवाई के दुकान भी क्या होते हैं? बहुत महंगे महंगे होते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि यदि आप एक बार सरकारी हॉस्पिटल में यदि आप एक बार प्राइवेट हॉस्पिटल में घुस गए तो फिर इलाज, दवाई, सब कुछ बहुत महंगा पड़ता है। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज एन इलनेस इन द फैमिली। तो गरीब आदमी करता क्या है भाई? गरीब आदमी जल्दी तो इलाज करवा नहीं पाता है, तो फिर वो करता क्या है? अपने आस पास पड़ोस में, रिश्तेदार में उधार पैसा लेता है, कर्ज पे लेता है कि नहीं? देखो, कोई भी घटना घटता है तो पहली बार आदमी क्या चाहता है? कि हमारे बच्चे या बेटा जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है उसका जान बच जाए, चाहता है कि नहीं चाहता है? तो जान बचाने के लिए वो ज़्यादातर पहले किधर भागता है? पहले भागता है वो सरकारी हॉस्पिटल में। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा बढ़िया नहीं देखता है तो फिर वो कहाँ जाता है? प्राइवेट हॉस्पिटल में। और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या लगने वाला है? पैसा ज़्यादा लगने वाला, और उसके पास पैसा है नहीं, लेकिन इलाज तो करवाना है ना। तो फिर वो क्या करता है? इलाज करवाता है लेकिन पैसा कर्ज लेके, उधार लेके, और उसमें वो पूरी तरीके से कर्ज में डूब जाता है। इसी तरीके से गरीब आदमी के बदहाली का जीवन स्टार्ट हो जाता है। समझ आ रही है बात? आगे, barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness। देखो कितना गंदा स्थिति है हमारे भारत का। हमारे भारत में देखो कितना भयंकर तरीके से आज भी गरीबी है कि इंडिया में मात्र 20% ही ऐसे लोग हैं जो कि दवाई, सर्जरी, ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाते हैं पूरी तरीके से। मतलब कि 20, जैसे 100 लोग, जैसे मान लो कि 100 लोगों को इलाज करवाना है, तो 100 लोग में 20 ही ऐसे लोग हैं जिनका इलाज पूरा होता है शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो इलाज अपना करवा लेते हैं। लेकिन 80 लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरी तरीके से पैसा है ही नहीं, और वो अपना इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं भगवान भरोसे कि जो होना होगा होगा, ठीक होगा। कुछ का ठीक हो जाता है, कुछ का जान चला जाता है। तो आज भी हमारे इंडिया में गरीबी इतना भयंकर तरीके से है कि मात्र 20% लोग ही अपना इलाज पूरी तरीके से करवा पाता है। सर्जरी करवाना हो, दवाई लेना हो, ट्रीटमेंट करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, लेकिन 20% ही लोग अपना इलाज आज पूरा करवा पाते हैं। 80% लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं आज भी इंडिया में। सोचो, इतना भयंकर गरीबी है। लेकिन यदि सबके पास पैसा होता तो क्या इतना भयंकर गरीबी दिखता हम लोग को? नहीं दिखता। आगे, it was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses। एक और यहाँ पे स्टडी किया गया है, रिसर्च किया गया है, उसमें यह पता लगाया गया है कि 40% ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में जो अपना इलाज करवाने के लिए अपना धन, संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी सब दांव पे लगा देते हैं। कई सारे हमने अपने गांव में ऐसे सिचुएशन भी देखे हैं, गांव में और अपने शहर में भी ऐसे हमने सिचुएशन देखे हैं जहां पे लोगों का इलाज करवाने के लिए जमीन बेच दिया गया, पूरी तरह से पूरा जमीन बेच दिया गया, घर बेच दिया गया, जानवर बेच दिया गया, गाड़ी बेच दिया गया इलाज करवाने के लिए। बस सोचो, तो कई बार समस्या इतना भयंकर हो जाता है कि इलाज करवाने के लिए घर, पैसा, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, गाड़ी, मकान सब बेचना पड़ जाता है। ठीक है, इसमें सबसे
ज़्यादा जिम्मेदार कौन है बताइए? सरकार जिम्मेदार है। यदि गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा सबके लिए बराबर कर दे तो क्या ऐसा नौबत कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। गरीब से गरीब लोगों का सस्ता इलाज हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है, तभी तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है और तभी तो उनका ज़मीन वगैरह बिक रहा है। तो सरकार को इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे इंडिया में 20% ही ऐसे लोग हैं जो कि अपना इलाज पूरा करवा पाते हैं, शुरू से लेकर अंत तक, जितना पैसा लगता है पूरा। और 40% ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में जो अपना इलाज करवाने के लिए घर, ज़मीन, जायदाद सब बेच देते हैं। They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surrounding, etc. इसके बावजूद हमारे इंडिया में आज भी बहुत सारे लोगों के पास साफ पीने का पानी भी नहीं है। सोचो, मतलब इतना ज़्यादा गरीबी है, लोगों को बीमारी हो रहा है, वो तो ठीक ही है, मतलब वो तो है ही। आज भी हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास साफ पीने तक का पानी नहीं है, रहने के लिए अच्छा घर नहीं है और आसपास में साफ वातावरण नहीं है, पूरा कचरा फैला हुआ है। समझ आ रही है बात? साफ सफाई का भी कोई नामो निशान दूर दूर तक नजर नहीं आता है। अगला, मैनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली। बहुत सारे ट्राइबल एरिया का मतलब हुआ जंगली इलाका जहाँ पे कि आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पे भी प्राइवेट, मतलब वहाँ पे भी हेल्थ सेंटर है, लेकिन वो हेल्थ सेंटर जल्दी काम में आता ही नहीं है क्योंकि वो हेल्थ सेंटर लंबे समय से बंद है। मतलब आदिवासी लोग जहाँ पर रहते हैं जंगलों में, हाँ जंगल में भी हेल्थ सेंटर है। आदिवासी लोगों का आज भी जीवन कहाँ से चलता है? जंगल से। जंगल में ही वो खेती करते हैं, जंगल से लकड़ी लेते हैं, शहर में बेचते हैं और अपना पूरा घर परिवार चलाते हैं। ठीक है, तो जंगली इलाका में भी, यानी कि ट्राइबल एरियाज में भी, आदिवासी लोगों के इलाका में भी हेल्थ सेंटर है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है क्योंकि वहाँ पे ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना दवाई है, बस बिल्डिंग बना के छोड़ दिया है। बस ये लापरवाही है सरकार का, इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि आदिवासी लोगों को भी बेनिफिट मिल सके, उनका भी इलाज वहीं पे हो सके। नहीं है, अरे आदिवासी लोग हम ही जैसे लोग होते हैं, उनका भी भाषा हम लोग के जैसा ही होता है। बस फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि वो लोग रहते कहाँ हैं? जंगलों में रहते हैं। बस कपड़ा भी वैसा पहनते हैं जो हम लोग पहनते हैं, भाषा भी सेम है, हम लोग का खान पान भी सब कुछ सेम है, बस उनका जीवन यापन जो है वो जंगलों से चलता है क्योंकि वो जंगल को अपना घर मानते हैं। उनका पूर्वज यानी कि उनके दादा परदादा जो भी थे वो सब पहले जंगलों में ही रहा करते थे, तो वो लोग भी बेसिकली जंगलों में रहते हैं। ठीक है, आगे अगला है, मैनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स बट एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली, इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल। तो जो ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे कि आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पे तो सरकारी हेल्थ सेंटर है लेकिन किसी काम का नहीं है। दूसरा बात, क्या आपको लगता है कि कोई प्राइवेट कंपनी अपना जाके वहाँ पे हॉस्पिटल खोलेगा? नहीं खोलेगा। क्यों नहीं खोलेगा? पहला बात, आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं बहुत कम, और वहाँ पे वो 2 करोड़ 3 करोड़ का हॉस्पिटल बना के, आपको लगता है अपना पैसा खर्च करेगा प्राइवेट हॉस्पिटल? बिल्कुल भी नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल जनरली कहाँ पे खोला जाता है? जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे इलाज करवाने के लिए आए। और आदिवासी लोग जंगलों में रहते ही बहुत कम है, बीमार भी बहुत कम पड़ते हैं, तो क्या वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल कभी भी खुलेगा? नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है फिर? सरकारी हॉस्पिटल। और ये काम किसको करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए, जो कि करती नहीं है। ठीक है, अगला आइए, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट कैन बी डन। तो इतना सारा समस्या है हेल्थ को लेकर, तो करना क्या चाहिए फिर हम लोगों को? वही हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट कैन बी डन, क्या करना चाहिए हम लोगों को इन समस्याओं को दूर करने के लिए। आइए शुरू करते हैं। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन्स, स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज्ड। तो ये जिम्मेदारी बनता है सरकार का, मतलब कि यहाँ पे जिम्मेदारी किसका होना चाहिए? सरकार का होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए कि वैसे जगह पर भी हॉस्पिटल खोले जाए जहाँ पे लोग कम रहते हैं। दूसरा बात, हर प्रकार के लोगों को बराबर सुविधा दिया जाए, चाहे वो गरीब है अमीर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो सरकार का यहाँ पे जिम्मेदारी ये बनता है
कि बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल वो खोले हर जगह पर, बढ़िया से बढ़िया उसमें डॉक्टर रखे, नर्स रखे, हेल्थ वर्कर रखे, और अच्छा से अच्छा दवाई वो दे, ताकि गरीब से गरीब लोग भी खुशी खुशी अपना इलाज वहाँ से करके घर लौट सके। ठीक है, तो यहाँ पे जिम्मेदारी किसका बनना चाहिए? सरकार का बनना चाहिए। और सबसे ज़्यादा सरकार को वैसे लोगों पे ध्यान देना चाहिए जो कि क्या है, गरीब है और डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज का मतलब है जिनको कभी भी कोई बेनिफिट मिलता नहीं है, जैसे लोअर कास्ट। जैसे लोअर कास्ट, हमारे इंडिया में पहले लोअर कास्ट को उतना कोई वैल्यू नहीं करता था, तो उनके लिए सरकार को हॉस्पिटल खोलना चाहिए। ठीक है, आगे, हैंस इट इज इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपल। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि अपने इंडिया का हेल्थ सिस्टम आपको ठीक करना है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करने की जरूरत किसको है? गवर्नमेंट को, सरकार को ज़रूरत है। तो वो क्या करे, हर जगह पे हॉस्पिटल खोले, गरीबों के लिए स्पेशल ध्यान दिया जाए, और आदिवासी लोगों पे भी स्पेशल ध्यान दिया जाए, ताकि गरीब से गरीब लोगों को भी कम से कम दाम में सरकारी हॉस्पिटल में इलाज मिल सके। ठीक है, अगला है द केरला एक्सपीरियंस। आइए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं केरला के बारे में, आपको समझ में आएगा कि केरला कितना अच्छा स्टेट है हेल्थ केयर के मामले में। केरला हेल्थ के मामले में बहुत अच्छा स्टेट है। तो क्या इसके बारे में लिखा हुआ है, आइए शुरू करते हैं। पहला बात जो केरला के बारे में लिखा गया है वो ये है कि 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। 40% of the entire state budget was given to panchayats. This made it possible for a village to make sure that proper planning was done for water, food, women's development and education। देखो कितना अच्छा स्टेट है, समझ में आएगा अभी आपको कि केरला हेल्थ के मामले में इतना ज़्यादा आगे क्यों है। देखिए 1996 में, यानी कि आज से लगभग 30 साल पहले आप बोल सकते हैं, हम लोग आज कितने में जी रहे हैं? 2025 से अभी हमारा, हाँ लगभग कह लीजिए। आज कितना साल है, मतलब आज हम लोग कब जी रहे हैं? 2025, और ये बात हो रहा है 1996 का, लगभग कितना साल? 29 साल, मतलब मान लो लगभग 30 साल। यानी कि आज से 30 साल पहले केरला में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए। क्या बदलाव किया गया? केरला के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि केरला के पास जितना पैसा है उनका 40% गांव को दिया जाएगा, पंचायत को दिया जाएगा। किस चीज़ के लिए दिया जाएगा? ताकि हर गांव में वाटर बढ़िया पहुंच सके, साफ पानी हर लोगों के पास बढ़िया खाना पहुंचे, चावल दाल गेहूं, और सबसे इम्पोर्टेंट महिलाओं का डेवलपमेंट हो सके। महिलाओं का डेवलपमेंट का मतलब महिलाएं पढ़ सके, स्कूल जा सके। तो बताओ क्या केरला आगे नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, हाँ या ना? तो 1996 में, कि आज से लगभग 30 साल पहले केरला में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए। पहला बदलाव ये किया गया, ये डिसाइड किया गया कि केरला गवर्नमेंट के पास, यानी कि केरला के पास जितना भी पैसा है उस टोटल पैसे का 40% पैसा किसको दिया जाएगा? पंचायत को, यानी कि गांव को दिया जाएगा। और उस पैसे से गांव क्या करेगा? अपने अपने गांव में अच्छा पानी अवेलेबल करवाएगा, फूड अवेलेबल करवाएगा, महिलाओं को पढ़ाएगा, सड़क बनाएगा, हेल्थ बढ़िया करेगा, सब कुछ करेगा उस 40% पैसों में। ठीक है, पूछो। सर अब जैसे कि केरला गवर्नमेंट 100 रुपए, तो 40 रुपए हर गांव को देगा कि नहीं, उस 40, जैसे केरला, जैसे मान लीजिए केरला के पास 100 रुपया है, सपोज करो, हालांकि बहुत पैसा है, लेकिन मान लो केरला के पास 100 रुपया है, तो 100 रुपये का 40 रुपया, 100 रुपये में 40 रुपये में वो सारे गांव को देख लेगा। वो ये केवल आपको दिख रहा है यहाँ पे रुपया, लेकिन वो करोड़ों में बात होता है, करोड़ में बात होता है। तो 40% पूरा केरला का पैसा किस पे खर्च किया जाएगा? पानी पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, फूड पे, ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर पानी, खाना, पढ़ाई, शिक्षा सब कुछ मिल सके। इसीलिए आप देखोगे आज केरला बहुत अच्छा स्टेट है, वहाँ का हेल्थ फैसिलिटी तो लाजवाब है, बहुत बढ़िया हेल्थ फैसिलिटी वहाँ का है। ठीक है, आगे अगला है, दिस मीन्ड दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वेर चेक्ड, द वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज was ensured and specific problems of the village were taken up।
तो जब आप आज केरला जाओगे तो केरला में आपको दिखेगा कि हर गांव में पानी का जो सुविधा है वो बहुत बढ़िया है। नल का पानी आज हर गांव में आता है, वो भी साफ पानी, और रेगुलरली चेक होता है क्या पानी कहीं पे लीक तो नहीं कर रहा है। हर गांव में आज राशन का अनाज पहुंचता है बहुत कम दाम में, चेक होता है प्रॉपरली कि राशन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। गर्ल्स स्कूल जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हर गांव में हेल्थ सेंटर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे केरला में केवल पैसा ही खर्च नहीं किया जा रहा है, बल्कि पैसा खर्च किया जा रहा है तो उसके ऊपर निगरानी भी रखा जा रहा है कि क्या सही से सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी सब स्टेट में क्या हो रहा है, पैसा खर्च कर दे रहा है, लेकिन वो पैसा गया कहाँ आज तक किसी को पता चलता ही नहीं है, क्योंकि सारे पैसा कौन खा जा रहे हैं, मंत्री विधायक, सब पैसा वो लोग लूट ले रहे हैं। लेकिन केरला में ऐसा नहीं है, केरला में पैसा खर्च हो रहा है तो चेक भी हो रहा है कि पैसा आखिर जा रहा है तो उसका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में आया बात। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अगला, हेल्थ सेंटर्स वेयर ऑल्सो इम्प्रूव्ड। केरला में हेल्थ सेंटर को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, यानी कि केरला का जो हेल्थ सेंटर है वो बहुत अच्छा है। केरला में हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे अच्छे हैं और वहाँ पे अच्छा सिस्टम, अच्छा मतलब आज ओवरऑल ठीक है। जब आप केरला जाओगे तो वहाँ पे आपको वहाँ का गांव आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि गांव में बढ़िया पीने का पानी का सिस्टम है, पढ़ाई का सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम गांव का बहुत बढ़िया है। तो केरला ओवरऑल आज आपका बहुत अच्छा स्टेट है। जिस प्रकार का केरला में सिस्टम है उस प्रकार का सिस्टम यदि इंडिया के हर स्टेट में कर दिया जाए तो क्या लगता है आपको, इंडिया बहुत आगे नहीं निकल जाएगा? बहुत आगे निकल जाएगा, लेकिन करता नहीं है सब, ठीक है। और इस मामले में सबसे पीछे हमारा बिहार ही है, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द कोस्टा रिकन अप्रोच। आइए थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कोस्टा रिकन के बारे में। ये कोस्टा रिकन एक्चुअली में जगह है। तो यहाँ पे ना आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, यहाँ पे आपको कोस्टा रिकन का एक एग्जाम्पल देके समझाया जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है बढ़िया हेल्थ सिस्टम होना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है, कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सबसे हेल्दी कंट्री माना जाता है कोस्टा रिका को। समझेगा ध्यान से, साउथ अमेरिका हमारा कॉन्टिनेंट है, ध्यान रखना। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका हमारा क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। और इस कॉन्टिनेंट में एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री पाया जाता है। उस कंट्री का नाम क्या है, कोस्टा रिका। साउथ अमेरिका में बहुत सारे कंट्री हैं, लेकिन उन सारे कंट्री में से सबसे अच्छा और हेल्दी कंट्री कौन सा है, कोस्टा रिका है। हेल्दी कंट्री कहने का मतलब है कि कोस्टा रिका का हेल्थ सिस्टम लाजवाब है, बहुत बढ़िया है। तो पहला बात ध्यान रखना कि कोस्टा रिका कहाँ पड़ता है, साउथ अमेरिका में पड़ता है, और ये साउथ अमेरिका का सबसे हेल्दी वाला कंट्री है। हेल्दी वाला कंट्री का मतलब है कि कोस्टा रिका का हेल्थ सिस्टम बहुत बढ़िया है, लाजवाब है, फैंटास्टिक है। आगे, सेवरल ईयर्स अगो कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड डिसाइडेड not to have an army. This helped the Costa Rican government to spend the money that the army would have used on health, education and other basic needs of the people. देखो, आज से कुछ साल पहले कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमारे कंट्री में आर्मी नहीं होगा, और यदि आर्मी होगा भी तो आर्मी बहुत कम होंगे। समझेगा ध्यान से, कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने आज से बहुत साल पहले डिसाइड किया कि हमारे कंट्री में, यानी कि कोस्टा रिका में आर्मी नहीं होगा, और यदि आर्मी होगा भी तो आर्मी क्या होगा, बहुत ही कम होगा, बहुत कम। ऐसा क्यों किया गया पता है? क्योंकि जो पैसा खर्च हो रहा था आर्मी में, वो पैसा अब खर्च किया जाएगा कहाँ पे, हेल्थ में किया जाएगा। देखो, आपको हेल्थ यदि बढ़िया करना है तो कहीं ना कहीं से तो पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा ना। तो कोस्टा रिका ने अपना पैसा कहाँ से जुगाड़ किया, आर्मी को ख़त्म कर दिया। मतलब कि बोला कि हमारे कंट्री में आर्मी का कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा कंट्री किसी से लड़ाई झगड़ा। देखो, आर्मी बेसिकली रखता क्यों है लोग, ताकि कोई हमला ना करे, सुरक्षित रहे कंट्री। और कोस्टा रिका एक्चुअली में बहुत ही सुंदर कंट्री है, बहुत छोटा भी कंट्री है, और इसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है।
तो कोस्टा रिका की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमको किसी प्रकार के आर्मी का कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम अपने कंट्री में आर्मी नहीं रखेंगे, और जो पैसा पहले खर्च आर्मी में होता था वो पैसा खर्च हम कहाँ करेंगे, हेल्थ में करेंगे। तो बताओ क्या ये अच्छा डिसीजन है कि नहीं है? बिल्कुल एक अच्छा डिसीजन है। ठीक है, तो कोस्टा रिका में जो पैसा आर्मी में खर्च होता था वो सारा पैसा अब कहाँ खर्च होगा, हेल्थ में खर्च होगा। तो क्या इंप्रूव होगा वहाँ का, हेल्थ सिस्टम बहुत इंप्रूव हो जाएगा। अगला है, दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव बीन यूज्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। वही बात है जो हमने कहा कि जो पैसा पहले खर्च आर्मी में होता था, आर्मी को सैलरी देने में, उसके मेंटेनेंस में, गोला बारूद खरीदने में, बनाने में, वो पैसा खर्च कहाँ होगा, हेल्थ को ठीक करने में, एजुकेशन को ठीक करने में, इंसान का बेसिक नीड यानी कि घर, राशन, कपड़ा, ये सब देने में खर्च किया जाएगा। तो अच्छा सिस्टम था यहाँ का, अच्छा सोच था। आगे, द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव दैट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट। कोस्टा रिका के गवर्नमेंट का यह मानना है कि यदि कंट्री को बहुत आगे लेके जाना है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ के लोग क्या होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। अगर इमेजिन करो कि आपके कंट्री के लोग हेल्दी है ही नहीं, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है कंट्री के लोग, क्या आपको लगता है कि आपका कंट्री बहुत आगे बढ़ पाएगा? जैसे मान लीजिए हम लोग अपना बात करें इंडिया का, मान लीजिए कि इंडिया का 140 करोड़ लोग, जिसमें से 100 करोड़ लोग लगभग बीमारी रहता है। इमेजिन करो कि आज हमारे भारत का जनसंख्या कितना है, पॉपुलेशन 140 करोड़ है, होने वाला 150, लेकिन मान लीजिए चलो मान लो 150 करोड़, मान लीजिए कि हमारे भारत का जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन 150 करोड़ है। 150 करोड़ में 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि लगभग बीमारी रहता है मान लो, तो क्या लगता है आपको इंडिया बहुत आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि भाई लोग बीमार हैं तो कंट्री को आगे बढ़ाता कौन है? लोग ही तो बढ़ाते हैं, और लोग बीमार हैं तो क्या कंट्री आगे बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि देखो भाई, यदि कंट्री को बहुत आगे लेके जाना है तो यहाँ के लोगों को क्या होना पड़ेगा, हेल्दी होना पड़ेगा, फिट होना पड़ेगा। इसीलिए वहाँ पे आर्मी को बंद करके सारा पैसा खर्च कहाँ किया गया, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, साफ सफाई पे, भोजन पे, पानी पे, इन सब चीज़ों पे खर्च किया गया। क्योंकि कोस्टा रिका के गवर्नमेंट का मानना था कि लोगों को सबसे पहले क्या बनाओ, हेल्दी बनाओ, स्वस्थ बनाओ, ताकि कंट्री हमारा और आगे निकल सके। ठीक है, आगे बढ़ सके। अगला, द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज एंड एम्यूनिटीज टू ऑल कोस्टा रिकन्स। तो कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमारे कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं सभी को बेसिक सर्विस दिया जाएगा। बेसिक सर्विस मतलब अच्छा हेल्थ फैसिलिटी दिया जाएगा, अच्छा पानी पीने को दिया जाएगा, सबको एजुकेशन दिया जाएगा, सबको खाना दिया जाएगा। ये सब किसने सोचा? कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने सोचा। यदि ऐसा ही सोच हर कंट्री के गवर्नमेंट सोच ले तो हर कंट्री आज हेल्थ में क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, ज़्यादातर पैसा खर्च कहाँ करते हैं, आर्मी में। क्या करना चाहिए, आर्मी का कुछ पैसा कट करके पैसा खर्च कहाँ करना चाहिए, हेल्थ में, एजुकेशन में, साफ सफाई में, भोजन में, पानी में, ताकि हमारा कंट्री और आगे बढ़ सके। अगला, फॉर एग्जांपल, इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। तो कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने किस पे काम किया, ड्रिंकिंग वाटर पे काम किया, मतलब कि सभी लोगों को साफ पानी मिले। उन्होंने हर जगह पे नल लगवाया, है ना, जो भी ज़रूरत था साफ पानी का उन्होंने पूरा किया। सैनिटेशन यानी कि साफ़ सफाई पे ध्यान दिया, रेगुलरली शहर से कचरा उठाना, उसको बाहर जाके फेंकना, तो साफ़ सफाई पे भी ध्यान दिया। न्यूट्रिशन यानी कि खाना पे भी ध्यान दिया, जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड खाना नहीं कर पाते थे उनको खाना भी दिया सरकार ने। और सबसे इम्पोर्टेंट, हाउसिंग, जिस इंसान के पास रहने के लिए घर नहीं था सरकार ने उनको घर भी दिया है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को हेल्दी रखने के लिए। बस, क्या ये कोस्टा रिका का एग्जांपल समझ में आया आपको? तो बहुत सुंदर कंट्री है पहले भी और आज भी, और इसका हेल्थ सिस्टम आज वो भी वर्ल्ड के टॉप में आता है। बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ का। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक और टॉपिक के साथ चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। बताइए अब क्या इस चैप्टर में कहीं पे कोई डाउट है आप लोगों को? समझ में आया सब कुछ? चलिए, तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नए
शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।